अब हम लोग डिस्कस आज करेंगे मंत्री परिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है जनरली मेंस ओरिएंटेड और आ भी चुका है कि कैबिनेट इज ए व्हील विद इन व्हील। एक्सप्लेन इट। यानी कैबिनेट जो है वह चक्र के भीतर चक्र है। समीक्षा करें तो हम ये सब चीज चर्चा करेंगे। पहले अभी देखना है कि मंत्री परिषद क्या होता है। यानी इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग टाइप ऑफ मिनिस्टर की भी चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो मंत्री परिषद अभी हम लोग देखें, उसके पहले टाइप ऑफ मिनिस्टर की चर्चा करेंगे कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत यहां भी आपको ध्यान रखना है क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हमेशा ध्यान रखना है कि फेसेट 1 के अंतर्गत हम लोग टाइप ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्रियों के प्रकार, टाइप और मिनिस्टर्स, मंत्रियों के प्रकार। फिर फेजेट 2 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे फेजेट 2 के अंतर्गत देखेंगे इन मंत्रियों के अपॉइंटमेंट 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 टेन्योर, कार्यकाल, क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशन, रिमूवल, रिमूवल, सैलरी। फेजेट 2 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे और फेजेट 3 के अंतर्गत 3 के अंतर्गत डिफरेंट बिटवीन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या अंतर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फेसेट 1 देखते हैं, फेसेट 1 की चर्चा करते हैं। टाइप ऑफ मिनिस्टर। टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या ये टाइप जो है मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन किया गया है, संविधान में कहीं वर्णन किया गया है कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। क्या ऐसा कहीं भी संविधान में मेंशन किया गया है कि नहीं किया गया है। आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। यानी मंत्रियों की जो कैटेगरी होती है, टाइप होता है, उस टाइप का मेंशन कहीं भी नहीं किया गया है। हमने भी जस्ट
पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मंत्री परिषद या प्राइम मिनिस्टर की चर्चा केवल दो अनुच्छेदों में किया गया है, आर्टिकल 74 और 75 में। लेकिन दोनों उन आर्टिकल्स में कहीं भी टाइप ऑफ मिनिस्टर की चर्चा नहीं की गई, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चर्चा की गई। आखिर ये हम लोग जो डिवीजन करते हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ द मिनिस्टर्स, ये आखिर कैसे करते हैं, इसका बेस क्या है, इसका ग्राउंड क्या है? तो आप लोग का आंसर होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहीं भी यह मेंशन नहीं किया गया। हम लोग पार्लियामेंट्री कॉन्वेंशंस के तहत हम लोग अपने यहां भी मिनिस्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से ऑप्ट किया है, संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से अपनाया है, और ब्रिटेन में वहां पर 3 प्रकार के मंत्रियों की अपॉइंटमेंट की जाती है। और उसी कन्वेंशन को हमने भी आफ्टर इंडिपेंडेंट हमने भी अपनाया। जब हमने संविधान लागू किया, ठीक, तो जनरल इलेक्शन के बाद हमने भी उसी कन्वेंशन को अपना लिया। तब से यह ट्रेडिशन चला आ रहा है कि हम यहां प्रधानमंत्री या स्टेट के लेवल मुख्यमंत्री जो होते हैं वह अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां पर 3 प्रकार के मंत्रियों को वह अपॉइंट करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, देयर आर 3 टाइप ऑफ द मिनिस्टर। देयर आर 3 टाइप ऑफ द मिनिस्टर। पहला कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री। और तीसरा डिप्टी मिनिस्टर, उप मंत्री। उप मंत्री। स्टेट मिनिस्टर को भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक ये टाइप ऑफ मिनिस्टर हो गया। ये फ्लो चार्ट है। तो आप लोग देखो, देयर आर 3 टाइप ऑफ द मिनिस्टर, यानी पहले टाइप के मंत्री कौन हो गए? एक, दूसरा स्टेट मिनिस्टर, और तीसरा डिप्टी मिनिस्टर।
कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर को भी हमने दो भाग में डिवाइड किया, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर और दूसरा अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर। ये जो स्ट्रक्चर है आप हमेशा ध्यान रखना, यह सेंटर के लिए भी अप्लीकेबल होगा और स्टेट के लिए भी अप्लीकेबल होगा। सेंटर के साथ साथ स्टेट के लिए भी अप्लीकेबल होगा। स्टेट के लिए भी। अब यहां पर मुद्दा यह है कि ये जो तीन प्रकार के मिनिस्टर हैं, इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है? इन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? जो कि हमने फेसेट 2 में देखा है, लिखा है, इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, उनकी अपॉइंटमेंट का जो मेंशन किया गया है वह आर्टिकल 75 का क्लॉज 1। वहां आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑल मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो सारे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री का प्रिविलेज होता है कि वह किसी भी व्यक्ति को अपने इस टीम में शामिल कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। प्रधानमंत्री अगर चाहे तो लोकसभा के किसी मेंबर को मंत्री बना सकता है। प्रधानमंत्री अगर चाहे तो राज्यसभा के किसी व्यक्ति को मिनिस्टर बना सकता है, और प्रधानमंत्री चाहे तो किसी ऐसे कॉमन मैन को जिसके टैलेंट से वो बहुत प्रभावित हो और उसको लगता है कि इस व्यक्ति में इतनी पोटेंशियल है, इतनी टैलेंट है और उसकी उस पोटेंशियल का, उसकी कैपेबिलिटी का लाभ देश को मिलना चाहिए, तो वैसे कॉमन मैन को भी वह अपनी टीम में शामिल कर सकता है। अगर ऐसी स्थिति हो, प्रधानमंत्री किसी कॉमन मैन को अगर बना रहा है, यानी कॉमन मैन का मतलब कि वैसा व्यक्ति जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, उसके पोटेंशियल से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री अपनी टीम में रखना चाहता है, तो उस सिचुएशन में अपॉइंटमेंट करने के बाद प्रधानमंत्री उसको भी अपने मंत्री अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक, वो रेकमेंड कर सकते हैं राष्ट्रपति को कि आप इनको मंत्री बनाएं। लेकिन उस व्यक्ति को जैसे एज ए मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा, विद इन 6 मंथ के भीतर, यानी जिस दिन को वो ओथ लेंगे उस दिन से 6 महीने के भीतर, 6 मंथ के भीतर उन्हें किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना नेसेसरी है। किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना अनिवार्य है। अगर वो मेंबर नहीं बनते हैं तो उनका पद ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। और यह मेंशन कहां किया गया है? आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 में, कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं रहते हुए भी वह 6 महीने तक मंत्री के पद पर बना रह सकता है। लेकिन 6 माह के भीतर उसे किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना नेसेसरी है। अगर वह 6 माह के भीतर किसी हाउस का मेंबर नहीं बनता है तो उसका पद ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन यहां भी उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री किसी नॉमिनेटेड मेंबर को अपने टीम में शामिल कर सकते हैं कि नहीं? तो देखो, आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट की बात करता है, वहां पे किसको मंत्री बनाया जाएगा यह मेंशन नहीं किया गया। यह प्रधानमंत्री का प्रिविलेज होता है, सेंटर के लेवल प्रधानमंत्री और स्टेट के लेवल पर चीफ मिनिस्टर का। ये प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का प्रिविलेज है कि किसी को भी वो मंत्री अपॉइंट कर सकता है, और उसके इस प्रिविलेज को किसी भी व्यक्ति के द्वारा कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो उस सिचुएशन में जो ये क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि क्या किसी नॉमिनेटेड मेंबर को प्रधानमंत्री मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल ही किया जा सकता है। तो यहां क्लियर हो गया।
अब मुद्दा यह है कि आखिर प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपॉइंट करेंगे, किस व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री अपॉइंट करेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जनरली कैबिनेट मंत्री उस व्यक्ति को बनाया जाता है जिसे शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का अच्छा खासा अनुभव होता है, शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। यानी उसे एडमिनिस्ट्रेशन करने का, मंत्रालय को ऑपरेट करने का अच्छा अनुभव होता है। वह सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है, यानी वरिष्ठ सांसद होता है, अनुभवी होता है। उसको कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपॉइंट करके, कैबिनेट मंत्री के तौर पर ठीक अपॉइंट करके एक बड़ा सा मंत्रालय उसे बड़ा सा मंत्रालय सौंप दिया जाता है, बड़ी सी मिनिस्ट्री। ठीक, तो कैबिनेट मंत्री को यानी किसी भी व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर किस व्यक्ति को बनाया जाएगा, जो वेल एक्सपीरियंस होता है, जिसे शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था संभालने का अच्छा खासा अनुभव होता है, जिसे मंत्रालय को ऑपरेट करने का अच्छा खासा अनुभव होता है, वह वरिष्ठ सहयोगी होता है। ठीक, अगर सांसद मेंबर है तो वह वरिष्ठ सांसद होता है। ठीक, तो वैसे व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के पद पर अपॉइंट करके एक मिनिस्ट्री जो होती है, मंत्रालय जो होती है, वह उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है, मंत्रालय दे दिया जाता है। और वह जो मंत्री होता है उस मंत्रालय का सर्वे सर्वत, वह उस मंत्रालय का सर्वे सर्वत वह उस मंत्रालय का सर्वे सर्वा होता है, उस मंत्रालय के सेंटर पॉइंट पर होता है, वह सर्वे सर्वा होता है। सर्वे सर्वा का मतलब होता है कि उस मंत्रालय में उससे ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, उससे ऊपर केवल और केवल प्रधानमंत्री या पीएमओ होता है, उससे ऊपर कोई भी नहीं होता है। मंत्रालय में, मिनिस्ट्री में पॉलिसी मेकिंग से लेकर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन तक, नीति निर्माण से लेकर नीतियों के क्रियान्वयन तक सारी जिम्मेवारी किसकी होती है, इस कैबिनेट मंत्री की, कैबिनेट मंत्री की जिम्मेवारी होती है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है, इससे ऊपर कोई नहीं होता है। मंत्रालय में पॉलिसी मेकिंग से लेकर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन सारी जिम्मेवारी इसकी होती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल की बात किया जाए कि मान लीजिए कि वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो राजनाथ सिंह संसद के वरिष्ठ सदस्य हैं। ठीक, और वरिष्ठ होने के साथ साथ उनको शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का अच्छा खासा अनुभव है, उनको मंत्रालय को कैसे ऑपरेट किया जाए इसकी अच्छी खासी जानकारी है, अनुभव है, अनुभवी व्यक्ति हैं। वाजपेयी जी की सरकार में वह मंत्री थे। उसके पहले, वाजपेयी सरकार से पहले की अगर बात किया जाए तो वह यूपी के मुख्यमंत्री थे, रह चुके हैं। और उससे भी पहले 1992 वगैरह में कल्याण सिंह की जब सरकार थी यूपी में, कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे, तो उनकी सरकार में राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे। और आप लोग एक बात को ध्यान रखना है कि जब राजनाथ सिंह यूपी के शिक्षा मंत्री थे तो उस समय यूपी का जो रिजल्ट आया था 6% आया था, यूपी के बोर्ड का जो रिजल्ट आया था 6%, इतनी स्ट्रिक्ट एग्जाम लिया गया था। तो राजनाथ सिंह को इतना अच्छा खासा अनुभव रहा है। तो राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री ने देखा कि अनुभवी व्यक्ति हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, तो राजनाथ सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाकर कौन सा मिनिस्ट्री दे दी गई, रक्षा मंत्रालय। अमित शाह की अगर बात की जाए तो वह भी वरिष्ठ सदस्य हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं। यहां केंद्र में मंत्री बनने के पहले वे 15 सालों तक गुजरात के गृह मंत्री के पद पर काम किए, तो उनको भी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का अच्छा खासा अनुभव है। तो वैसी स्थिति में उनको भी
कैबिनेट मंत्री बनाकर एक बड़ा सा मंत्रालय दे दिया गया। वह कौन सा मंत्रालय? होम मिनिस्ट्री। अब भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेवारी किसकी होती है? होम मिनिस्ट्री की होती है, जबकि एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेवारी रक्षा मंत्रालय की होती है। तो भारत में कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करे, किस प्रकार इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करे, इसके लिए पॉलिसीज मेकिंग से लेकर पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन तक की सारी जिम्मेवारी कंसर्न मिनिस्टर यानी अमित शाह जी की होगी। यह एक चीज आप लोग को और भी ध्यान में रखना है कि कैबिनेट मंत्री को जो मंत्रालय दिया जाता है, उसी मिनिस्ट्री के नाम के आधार पर, उसी मंत्रालय के नाम के आधार पर हम उस कैबिनेट मंत्री को कॉलिंग करके पुकारते हैं। जैसे राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया, तो मंत्रालय का क्या नाम है? डिफेंस मिनिस्ट्री। तो राजनाथ सिंह को हम लोग क्या कॉलिंग करते हैं? डिफेंस मिनिस्टर। अमित शाह को क्या मिनिस्ट्री दी गई है? होम मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री का नाम क्या है? होम मिनिस्ट्री। तो अमित शाह को हम लोग क्या कॉलिंग करेंगे? होम मिनिस्टर। निर्मला सीतारामन, उनको मंत्री बनाकर क्या दिया गया? फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्लियर? निर्मला सीतारामन राज्यसभा की मेंबर है और उनको वित्त मंत्रालय दिया गया। अभी मैंने जस्ट अभी से चर्चा किया कि प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बना सकते हैं जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। अगर प्रधानमंत्री उसके कैलिबर से प्रभावित है, उसके पोटेंशियल से प्रभावित है, ठीक, उन्हें लगता है कि इसमें इतनी एबिलिटी है कि वह एक मंत्रालय को अच्छे से संभाल सकता है, उसके अनुभव का लाभ देश को मिलना चाहिए, उसकी योग्यता पर प्रधानमंत्री की इतनी भरोसा है, तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को भी मंत्री बना सकते हैं, लेकिन उसे 6 माह के भीतर किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना चाहिए। जैसे 2019 में जब चुनाव जब संपन्न हो गए, उसी समय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। चुनाव लड़ने से वो मना कर दी, हेल्थ इश्यू की वजह से, स्वास्थ्य कारणों की वजह से। अरुण जेटली साहब भी चुनाव लड़ने से मना कर दिए हेल्थ इश्यू की वजह से। तो वैसी स्थिति में जब कैबिनेट का फॉर्मेशन हो रहा था, तो प्रधानमंत्री ने सुषमा स्वराज के अधीन काम करने वाले फॉरेन सेक्रेटरी उस समय के जयशंकर साहब, ठीक, उनके टैलेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे प्रधानमंत्री। तो जयशंकर साहब को उन्होंने कैबिनेट मंत्री अपॉइंट किया और उनको कौन सा मंत्रालय दिया? विदेश मंत्रालय। और बाद में जयशंकर साहब राज्यसभा के मेंबर बने। अभी की अगर बात करें 2024 में, तो प्रधानमंत्री जो है वह अश्वनी वैष्णव साहब के भी टैलेंट से प्रभावित थे। वह एक सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट हैं, आईआईटी कानपुर से पास आउट हैं और उनको आईटी सेक्टर में एक्सपर्टीज हासिल है। क्योंकि एक्सपर्टीज का लाभ देश को मिले, तो प्रधानमंत्री ने अश्वनी वैष्णव को कैबिनेट मंत्री बनाया और उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? रेल मिनिस्ट्री और आईटी मिनिस्ट्री। बाद में चलकर अश्वनी वैष्णव साहब राज्यसभा के मेंबर बने। तो यहां क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना है कि मंत्रालय जो होता है, बहुत बड़ा मंत्रालय, साइज की अगर बात करें तो बहुत बड़ा होता है, ठीक, और उसमें मंत्रालय का जो सर्वाधिकारी होता है कैबिनेट मंत्री। क्लियर? और उसको सहायता देने के लिए उसके सबऑर्डिनेट अधिकारी होते हैं। और मैंने हमेशा आपसे क्लास में चर्चा किया हूं कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, वो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की तुलना में पॉलिटिकल पोस्ट को हमेशा वरीयता दी गई है, हमेशा उनको सुपीरियर माना गया। और हर मिनिस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे तो हेड की अगर बात किया जाए, प्रमुख की बात किया जाए, तो 2 प्रकार का हेड होता है। एक पॉलिटिकल हेड राजनीतिक प्रमुख, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। प्रशासनिक प्रमुख।
और यहां पर राजनीतिक प्रमुख। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है, किसी भी मिनिस्ट्री में यही दो प्रकार के हेड होते हैं। पॉलिटिकल हेड कौन होगा? मंत्री। मंत्री होता है, या तो वो मंत्री कौन सा, या तो कैबिनेट मंत्री या इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर। जस्ट अभी हम चर्चा करेंगे। क्लियर? मंत्री यहां नोट किए। और यहां पर प्रशासनिक प्रमुख की बात किया जाए तो सचिव, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होता है। ठीक, तो हेड कौन होगा? कैबिनेट मंत्री। और उसको सहायता देने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं जो सचिव होते हैं। ठीक, तो कैबिनेट मंत्री अपने इन्हीं सचिव के माध्यम से पूरे मिनिस्ट्री को ऑपरेट करता है, पॉलिसी मेकिंग से लेकर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन तक। बाकी और भी अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने जस्ट अभी चर्चा किया आपसे कि मिनिस्ट्री के नाम पर हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर को पुकारते हैं, कॉलिंग करके पुकारते हैं, उसी तरह उसी मिनिस्ट्री के नाम पर हम लोग उस सेक्रेटरी को पुकारते हैं, सचिव को पुकारते हैं। जैसे अगर मिनिस्ट्री की बात की जाए, डिफेंस मिनिस्ट्री है तो राजनाथ सिंह को हम लोग डिफेंस मिनिस्टर कॉलिंग करते हैं। और उसी तरह डिफेंस मिनिस्ट्री के जो सचिव होंगे, जो सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होता है, सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होता है, उसको हम लोग क्या पुकारते हैं? डिफेंस सेक्रेटरी। होम मिनिस्ट्री के कैबिनेट मंत्री को होम मिनिस्टर कहते हैं और उनके सचिव को होम सेक्रेटरी। उसी प्रकार फाइनेंस मिनिस्ट्री के मंत्री को फाइनेंस मिनिस्टर और उनके सेक्रेटरी को फाइनेंस सेक्रेटरी। तो यहां क्लियर हुआ कैबिनेट मंत्री क्या होता है? सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। अब आइए स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री। अब यहां भी अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेट मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करेंगे और स्टेट मिनिस्टर की हम लोग बात करेंगे तो उनको दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज और अंडर द कैबिनेट मंत्री। अब आप लोग समझो कि कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट जो है अचानक वैकेंट हो जाए तो क्या होगा? तो कैसे सिस्टम को ऑपरेट किया जाएगा? तो वैसी स्थिति में क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है ये पूरे टीम का लीडर होता है, कैप्टन होता है, उस बात की उसे ध्यान रहता है कि कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट वैकेंट होगा तो हम कैसे इंडिपेंडेंट चार्ज या ये कैसे करेंगे। इसी को ध्यान में रखकर ये कैटेगरी बनाई गई है। ठीक, प्रधानमंत्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कि वह जो भी नया सांसद चुन कर आ रहा है, अगर उसमें प्रतिभा है, उसकी में एबिलिटीज है, पोटेंशियल है, तो वह भविष्य के लिए मंत्री के तौर पर उनको तैयार करे, भविष्य का लीडर के तौर पर उनको तैयार करे। और इसी लीडर को तैयार करने के लिए ही ये टाइप ऑफ मिनिस्ट्री ब्रिटेन में ऑप्ट किया गया और ब्रिटेन में लागू किया गया, उससे हम लोगों ने ऑप्ट किया। अब अगर कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट वैकेंट होगा तो आपको ध्यान रखना है कि उनके पद को कौन संभालेगा? ये राज्य मंत्री। इनको प्रमोट कर इंडिपेंडेंट चार्ज स्टेट मिनिस्टर को प्रमोट कर हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। अगर इनका पोस्ट वैकेंट होगा, यानी इनका पोस्ट वैकेंट होगा, या तो उस सिचुएशन में जो स्टेट मिनिस्टर होता है, जो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसको भी और भी ज्यादा एक्सपीरियंस देने के लिए, उसको और भी ज्यादा क्या बोलते हैं कि अनुभव देने के लिए हम प्रधानमंत्री प्रमोट करके इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर बनाते हैं और फिर डिप्टी मिनिस्टर को प्रमोट करने के लिए स्टेट मिनिस्टर बना दिया जाता है। ये हायरार्की ऐसे काम करते रहती है। जैसे हम लोग देखेंगे 2014 की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रधानमंत्री अनुराग ठाकुर का नाम आपको ध्यान होगा। अनुराग ठाकुर धर्मशाला से सांसद चुन के जा रहे थे 2014 में, शायद दूसरी बार सांसद चुन के गए थे। प्रधानमंत्री उनकी प्रतिभा से प्रभावित थे तो उनको पहले स्टेट मिनिस्टर बनाया गया
और फिर स्टेट मिनिस्टर से प्रमोट करके इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर बनाया गया, और फिर उनसे प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया। किरण रिजिजू के प्रतिभा से प्रभावित है, तो उनको भी 2014 में पहले ये राज्य मंत्री बनाया गया, फिर उसके बाद प्रमोट करके इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर, और फिर उसके बाद प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। तो ये हायरार्की चलती रहती है। तो अब हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर, ये क्या होता है। जब भी कैबिनेट मिनिस्टर में कोई पोस्ट वैकेंट होता है, ठीक, या प्रधानमंत्री को लगता है कि ये जो इंडिपेंडेंट चार्ज स्टेट मिनिस्टर होता है यह वेल एक्सपीरियंस हो गया है, अब इसको थोड़ा सा बड़ी जिम्मेवारी दी जाए, तो उनको प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाते हैं प्रमोशन देकर। तो आखिर किस व्यक्ति को हम लोग किस व्यक्ति को हम लोग इंडिपेंडेंट चार्ज स्टेट मिनिस्टर के साथ स्टेट मिनिस्टर बनाते हैं, उसको इंडिपेंडेंट चार्ज देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टेट मिनिस्टर को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, इंडिपेंडेंट चार्ज स्टेट मिनिस्टर और अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर। जो इंडिपेंडेंट चार्ज स्टेट मिनिस्टर होते हैं, आप कभी भी उनका डेजिग्नेशन देखेंगे तो वहां क्या लिखा रहेगा, स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार। अगर हायरार्की या प्रोटोकॉल की बात की, सीनियरिटी की बात किया जाए, तो सबसे सीनियर जो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर होता है, फिर इंडिपेंडेंट चार्ज, फिर अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर, और फिर डिप्टी मिनिस्टर। अगर हम लोग इसको डिवीजन करें, क्लियर, ये दो हो गया, दो का ये, इसको अगर हम लोग ई अगर मान ले, इसको बी मान ले, तो अगर सीनियरिटी के आधार पर बात करेंगे, हायरार्की के आधार पर बात करेंगे, तो 1 इज ग्रेटर देन 2, A इज ग्रेटर देन 2B इज ग्रेटर देन 3, यानी कैबिनेट मिनिस्टर बड़ा होता है। हमेशा इस फार्मूला को ध्यान में रखना है। हायरार्की की बात की जाएगी, ठीक, सीनियरिटी की बात कीजिए, कैबिनेट मंत्री सबसे सीनियर होता है, उससे नीचे कैबिनेट मंत्री से नीचे कौन होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर, उससे नीचे स्टेट मिनिस्टर, और सबसे लास्ट में ये डिप्टी मिनिस्टर। अब ये इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर किसको बनाया जाता है, तो चूंकि ये जो मंत्री होता है राज्य मंत्री, इसको अनुभव होता है, ठीक है ना, लेकिन इतना भी अनुभव नहीं होता है कि वह अपने लेवल पर एक बड़ा सा मंत्रालय को संभाल सके, बड़े से मिनिस्ट्री को टेकल कर सके। एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इतना भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि ये स्टेट मिनिस्टर को ही प्रमोट करके इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर बनाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का अनुभव है, ठीक है ना, लेकिन इतना भी अनुभव नहीं है कि वह अपने लेवल पर मंत्रालय को संभाल सके। क्योंकि मिनिस्ट्री जो होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा साइज में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक। तो प्रधानमंत्री को भी कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि उस व्यक्ति में इतना भी पोटेंशियल नहीं हुआ है कि वह एक बड़ा सा मंत्रालय संभाल सके, क्लियर। तो वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री क्या करते हैं, उस व्यक्ति को, स्टेट मिनिस्टर को, उस व्यक्ति को स्टेट मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट करके उसको इंडिपेंडेंट चार्ज देते हैं, स्वतंत्र प्रभार देते हैं। किस चीज का स्वतंत्र प्रभार, एक मिनिस्ट्री का स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, और वह जो मिनिस्ट्री होती है वह छोटे साइज की मिनिस्ट्री होती है, छोटे साइज की मिनिस्ट्री होती है। यानी किसी भी व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टेट मिनिस्टर बनाकर उसको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है, क्योंकि भविष्य के लिए उसको तैयार करना है, फ्यूचर के लिए उसको प्रिपेयर करना है। तो वैसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना है, ये एक, उस व्यक्ति को
इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है, एक छोटा सा मंत्रालय दे दिया जाता है, छोटा सा मंत्रालय, और उस मंत्रालय का सर्वे सर्वा इसको बना दिया जाता है, सर्वे सर्वा। तो इस मंत्रालय के केंद्र बिंदु में, मंत्रालय के केंद्र बिंदु में कौन होता है? ये स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, ठीक है ना। मंत्रालय के केंद्र बिंदु कौन होता है? राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। जैसे कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय के सेंटर पॉइंट में होता है, अपने मंत्रालय के सबसे सीनियर अधिकारी होता है, सुपीरियर होता है, वैसे ही इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर भी अपने मिनिस्ट्री का सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है और सब सुपीरियर व्यक्ति होता है। इससे ऊपर भी केवल और केवल प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर भी अपने मंत्रालय के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर अपने मंत्रालय में पॉलिसीज मेकिंग से लेकर पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर भी अपने मिनिस्ट्री में पॉलिसीज मेकिंग से लेकर पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे उस मंत्रालय को ऑपरेट करना है, किस प्रकार ऑपरेट करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होती है। तो फिर आप कहेंगे कि फिर कैबिनेट मिनिस्टर और इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर में क्या अंतर है, इनमें और इनमें क्या अंतर है? ठीक, तो इनमें और उनमें, इनमें अगर अंतर की हम लोग बात करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान, कैबिनेट मिनिस्टर और इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर के बीच अगर कंपेयर स्टडी करना हो तो 2 पॉइंट के आधार पर, 2 ग्राउंड्स पर। पहला एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव के आधार पर, और दूसरा साइज ऑफ मिनिस्ट्री, साइज ऑफ मंत्रालय का आकार, मंत्रालय का आकार, ये 2 आधार पर हम कंपेयर स्टडी कर सकते हैं। बाकी कुछ दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, यही 2 आधार पर हम उनके बीच अंतर कर सकते हैं। अब पहला अंतर क्या है? पहला किस आधार पर अंतर किया जाएगा? एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर। तो ऑब्वियस सी बात है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है वह इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर की तुलना में, इनके तुलना में वेल एक्सपीरियंस होता है, यानी बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति होता है, वरिष्ठ सदस्य होता है कैबिनेट मंत्री। उनकी तुलना में जो इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर होता है वह लेस एक्सपीरियंस होते हैं, उनकी तुलना में वह वरिष्ठ नहीं होते हैं, सीनियर नहीं होते हैं, अनुभव भी कैबिनेट मंत्री की तुलना में इनको कम होता है। तो पहला अंतर। दूसरा साइज ऑफ मिनिस्ट्री, तो हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर का जो मंत्रालय जो दिया जाता है वह बड़ा सा मंत्रालय होता है, बहुत बड़ा मंत्रालय होता है, और इनका जो मंत्रालय होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर का जो मंत्रालय होता है, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, इनकी जो मिनिस्ट्री होती है छोटी सी मिनिस्ट्री होती है, छोटा सा मंत्रालय होता है। जैसे आप देखो, ये कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इनका मंत्रालय कितना बड़ा है, जैसे रेल मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह। और इनका जो इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री है, इनका जो मंत्रालय होता है छोटा मंत्रालय होता है, छोटा मंत्रालय। तो साइज ऑफ द मिनिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो कैबिनेट मंत्री का जो मंत्रालय होता है साइज वाइज बहुत बड़ा होता है। कैबिनेट मंत्री का जो मंत्रालय होता है इसमें बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारे विभाग, डिपार्टमेंट, बहुत सारे विंग्स वगैरह होते हैं। लेकिन यहां पर अगर इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर की अगर मिनिस्ट्री की बात किया जाए तो यहां पर डिपार्टमेंट, विंग्स वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक, कुछ भी नहीं होता है। यह अपने मंत्रालय में एकमात्र इकलौता मंत्री होता है जो सर्वे सर्वा है अपने मंत्रालय का। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? प्रधानमंत्री, ठीक। इसको भी सहायता करने के लिए एक सचिव होगा, सेक्रेटरी होगा,
सेक्रेटरी होगा। जैसे कैबिनेट मंत्री को सहायता करने के लिए सेक्रेटरी होता है, वैसे ही इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर को भी सहायता करने के लिए सेक्रेटरी हुआ। क्यों? क्योंकि ये भी मंत्रालय है, और मंत्रालय में दो प्रकार के हेड हैं, पॉलिटिकल हेड एंड सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। पॉलिटिकल हेड इज मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेक्रेटरी इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो इस कारण इनके ही मंत्रालय में सचिव का पद होगा। तो क्लियर? दोनों में क्या अंतर है? बस एक्सपीरियंस और साइज ऑफ मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग हमेशा ध्यान रखिएगा। एक्सपीरियंस और साइज ऑफ मिनिस्ट्री के आधार पर हम लोग तुलना करेंगे। क्लियर यहां पर? अब आइए हम लोग स्टेट मिनिस्टर। देखिए, अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर मैंने समझाने के लिए लिखा हूं, लेकिन ये बेसिकली होता क्या है, स्टेट मिनिस्टर अंडर द कैबिनेट मंत्री। इनका अगर डेजिग्नेशन आप देखें, पोर्टफोलियो देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा रहेगा, स्टेट मिनिस्टर, केवल और केवल स्टेट मिनिस्टर। लेकिन जो इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर है उसको क्या मेंशन किया जाता है, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। क्लियर ना? पहले स्टेट मिनिस्टर ही बनाया जाता है, फिर एक्सपीरियंस हो जाता है तो प्रमोशन देकर इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर बनाया जाता है, फिर उसके बाद प्रमोशन देकर कैबिनेट मंत्री। अब देखिए, स्टेट मिनिस्टर किसको बनाया जाता है, तो आपको हमेशा एक चीज को ध्यान रखना है कि जो मंत्रालय है, ठीक है ना, जो मंत्रालय है, जैसे ये मंत्रालय है, बहुत बड़ा मंत्रालय है, इसके सेंटर पॉइंट में कैबिनेट मंत्री है, सेंटर पॉइंट में। लेकिन मान लीजिए कि गृह मंत्रालय है, ठीक, तो गृह मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, पूरे इंडियन टेरिटोरीज पर इसका कंट्रोलिंग पावर है, ठीक, यानी पूरे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे मजबूत किया जाए, ठीक, इसकी जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की है। आप लोग जानते हो कि अगर एरिया टेरिटोरीज की बात किया जाए तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत सारा डाइवर्सिटीज भी यहां पर है, ठीक। तो क्या इस मिनिस्ट्री का जो कैबिनेट मंत्री है, क्या अपने लेवल पर इतने बड़े एरिया को संभाल सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। तो उस सिचुएशन में जो बड़े मंत्रालय होते हैं उनमें अलग अलग विभाग को क्रिएट किया जाता है, विभाग के रूप में बांट दिया जाता है, अलग अलग सेक्शन के रूप में वहां डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि गृह मंत्रालय है तो यहां पर सेक्शन के रूप में अगर डिवाइड किया जाएगा, ठीक है ना, सेक्शन के रूप में, विंग के रूप में या डिपार्टमेंट के रूप में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि एक विभाग जो हो गया गृह मंत्रालय का, जो जम्मू एंड कश्मीर के मामले को देख रहा है, एक उसका विंग है, एक डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर के मामले को देख रहा है, एक जो विंग है वह नॉर्थ ईस्ट के मामले को देख रहा है, यानी गृह मंत्रालय का चूंकि पूरे इंडियन टेरिटोरीज की इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है, तो जो एक मंत्रालय है वह नॉर्थ ईस्ट के मामले को देख रहा है। तीसरा जो है, मान लीजिए वह अगर हम लोग बात करें तो वह रेस्ट एरिया को देख रहा है, तीन विभाग, या तीसरे को हम लोग बोल देंगे साउथ के एरिया को देख रहा हो, साउथ के स्टेट को, और चौथा विंग रेस्ट एरिया को। तो यहां हम देख रहे हैं कि गृह मंत्रालय में 3 विंग है, 3 सेक्शन है, 3 डिपार्टमेंट है। क्लियर? चूंकि बहुत बड़ा मंत्रालय है, तो वैसी स्थिति में क्योंकि उस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री को सहायता करने के लिए ये विंग बनाया गया है, सेक्शन के रूप में डिवाइड किया गया है। ये सब है होम मिनिस्ट्री के अंदर ही, और इन सबका हेड कौन बैठा है यहां पर? कैबिनेट मंत्री। तो अब आप लोग देखो कि जो स्टेट मिनिस्टर होता है,
ये जो स्टेट मिनिस्टर होता है यह किस व्यक्ति को बनाया जाता है? तो ये वैसे व्यक्ति को बनाया जाता है, ठीक, जो कि एक दो बार से सांसद बन रहा है, बिल्कुल न्यू कमर है, एक दो बार से सांसद बन रहा है, लेकिन उसमें पोटेंशियल है, एबिलिटी है, उसकी कैपेबिलिटी से प्रधानमंत्री प्रभावित है और प्रधानमंत्री को लगता है कि ये भविष्य का नेता बन सकता है, भविष्य का अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। क्लियर? तो भविष्य को देखते हुए प्रधानमंत्री जो होते हैं या जो मुख्यमंत्री होता है वह वैसे न्यू कमर को वह स्टेट मिनिस्टर बनाता है, ठीक, जिसको कुछ भी अनुभव नहीं है, अनुभव के नाम पर वह जीरो है, कुछ भी अनुभव नहीं है, लेकिन उसमें इतनी पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है कि वह भविष्य का अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। तो उसकी इसी कैपेबिलिटी या पोटेंशियल को देखकर प्रधानमंत्री उसे भविष्य के रूप में तैयार करते हैं। तो भविष्य के रूप में कैसे तैयार होगा भाई? मुद्दा यहां पर यह है। तो अब ये सी बात है कि भविष्य के रूप में उसे तभी तैयार किया जाएगा जब उसे हम लोग क्या करें? गाइड करें, ट्रेनिंग दिया जाए। तो इसी ट्रेनिंग को देने के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है, इसी ट्रेनिंग को देने के लिए उस सांसद को या उस व्यक्ति को राज्य मंत्री बनाया जाता है, स्टेट मिनिस्टर बनाया जाता है और उसे उसे किसी न किसी कैबिनेट मंत्रालय से अटैच कर दिया जाता है, संबद्ध कर दिया जाता है, यानी उस न्यू कमर को जिसको लेस एक्सपीरियंस है, भविष्य के लिए तैयार करना, भविष्य के लिए ट्रेनिंग देनी है, तो उसको स्टेट मिनिस्टर बना दिया जाएगा, ठीक, स्टेट मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति अपॉइंट कर देंगे। अब मुद्दा है कि भाई इसको ट्रेनिंग कौन देगा, कैसे उसको ट्रेन किया जाएगा? तो इसके लिए मंत्रालय से, मिनिस्ट्री से अटैच कर दिया जाएगा और जिस भी मिनिस्ट्री से अटैच किया जाएगा उस मिनिस्ट्री का कैबिनेट मंत्री उसे भविष्य के लिए ट्रेंड करेगा, भविष्य के लिए उसको ट्रेनिंग देगा, भविष्य के लिए ट्रेनिंग किया जाएगा, ठीक। अब जैसे मान लो आप लोग कि गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय में 3 डिपार्टमेंट या 3 विंग है, 3 सेक्शन है। चूंकि बहुत बड़ा मंत्रालय है, पूरा भारत के इंडियन टेरिटोरीज को देखना है, तो कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर से प्रेशर को कम करने के लिए 3 विंग है। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि स्टेट मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, ठीक, और स्टेट मिनिस्टर अपॉइंट करने के बाद उस व्यक्ति को मान लीजिए कि किसी को गृह मंत्रालय से अटैच कर दिया जाता है, गृह मंत्रालय से जोड़ दिया जाता है, वो है स्टेट मिनिस्टर, ठीक है ना, उसको भविष्य के लिए तैयार करना है, लेस एक्सपीरियंस है, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो भविष्य के लिए प्रिपेयर करने के लिए उसको होम मिनिस्ट्री के साथ, मान लीजिए किसी मिनिस्ट्री के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो हम एक इमेजिन किए कि किसी को गृह मंत्रालय के साथ अटैच किया गया, अब जिस गृह मंत्रालय से अटैच कर दिया जाएगा तो अब गृह मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, इनकी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि उस स्टेट मिनिस्टर को वह क्या करें, भविष्य के लिए ट्रेंड करें, भविष्य के लिए तैयार करें। तो मान लो कि ऐसी स्थिति में जो गृह मंत्रालय में 3 सेक्शन है, 3 विंग है, 3 डिपार्टमेंट है, तो गृह मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे मंत्रालय के लिए 3 स्टेट मिनिस्टर दीजिए, क्योंकि 3 विंग है, 3 सेक्शन है। तो यहां तो वैसी स्थिति में उनके इस रिक्वेस्ट पर प्रधानमंत्री जो होते हैं वह 3 सांसदों की अगर हम लोग बात करें तो
तीन सांसदों की अगर हम लोग बात करें तो डी, ई और एफ, तीन सांसदों को स्टेट मिनिस्टर बनाकर किसके साथ अटैच कर दिया गया? गृह मंत्रालय के साथ। अब प्रधानमंत्री ने कहा गृह मंत्री को कि भैया तीन आपको स्टेट मिनिस्टर दे दिया गया है, अब आप इनसे काम लीजिए और इनको भविष्य के लिए ट्रेंड कीजिए। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है, उनको अपॉइंट करके अटैच कर दिया जाता है, तो फिर जो होम मिनिस्टर होंगे उन तीनों स्टेट मिनिस्टर को क्या है, विंग हैंड ओवर कर देंगे। डी को जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है, ई को नॉर्थ ईस्ट मामले को देखने के लिए दे दिया जाता है, और बाकी जो बचा डीईएफ, एफ जो बचा वह रेस्ट एरिया को देखेगा। रेस्ट एरिया को, चूंकि मिनिस्टर है तो हमेशा ध्यान रखिएगा पॉलिटिकल मैन है, क्लियर। और हमने अभी जस्ट चर्चा किया कि अगर मिनिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो हमेशा पॉलिटिकल हेड इज सुपीरियर देन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है, पॉलिटिकल हेड इज सुपीरियर देन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो ये जो डीईएफ जो है मंत्री के तौर पर ये पॉलिटिकल मैन है, तो ऑब्वियस सी बात है यह हेड होंगे, हेड बनाया जाएगा। तो इस डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? जम्मू कश्मीर विंग का हेड कौन होगा? डी स्टेट मिनिस्टर, ई स्टेट मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट के मामले को देखेगा, और रेस्ट एरिया को कौन देखेगा? एफ नामक स्टेट मिनिस्टर, क्लियर। और इन सबके अंदर, इस सबके डिपार्टमेंट का कोई ना कोई अधिकारी जो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, जो इस मिनिस्टर के, स्टेट मिनिस्टर के अंडर में काम करेगा तीनों के। गृह मंत्रालय का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेक्रेटरी होता है, सचिव से बड़ा कोई भी नहीं है इस मंत्रालय में। अब तो भी इस डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? तो डिप्टी सेक्रेटरी होगा, असिस्टेंट सेक्रेटरी होगा, डायरेक्टर होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे अधिकारी होते हैं, क्लियर। अब ये जो जो मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के विंग को देखता है, ये अपने रिपोर्टिंग किसको करेगा? ये लोग अपने रिपोर्टिंग जो है वह किसको करेंगे? डी जो अपने रिपोर्टिंग कैबिनेट मंत्री को भी करेगा, ई भी अपने रिपोर्टिंग कैबिनेट मंत्री को, और एफ भी अपने रिपोर्टिंग कैबिनेट मंत्री को, यानी होम मिनिस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर को करेगा, होम मिनिस्टर को करेगा। और होम मिनिस्टर जो होंगे इस मिनिस्ट्री के कैबिनेट मंत्री, इन सभी स्टेट मिनिस्टर से काम लेंगे, डी, ई और एफ से काम लेंगे, क्लियर। ये लोग अपने से कोई, जो भी स्टेट मिनिस्टर हैं, अपने से कोई डिसीजन नहीं लेंगे। डिसीजन कौन लेगा? कैबिनेट मिनिस्टर ही। ये अपने रिपोर्टिंग किसको करेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर को। फिर कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट में डिस्कशन के बाद उस मैटर पर ये डिसीजन लेगा, अगर जरूरी है तो, नहीं तो अपने लेवल पर उस मामले को सॉर्ट आउट करेगा। तो ऐसे इन तीनों स्टेट मिनिस्टर को हमारे, चूंकि गृह मंत्रालय से अटैच किया गया है, तो गृह मंत्रालय के मंत्री जो हैं कैबिनेट मंत्री, वह इनको क्या करेंगे? भविष्य के लिए ट्रेंड कर रहे हैं, क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया। अगर वित्त मंत्रालय की भी अगर बात किया जाए, मान लो आप लोग वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मंत्रालय है, ठीक, तो वित्त मंत्रालय में भी अलग अलग विंग है, अलग अलग विंग है। एक आर्थिक मामलों की विंग है, ठीक, एक व्यय मामलों की विंग है, तीसरा राजस्व मामले की विंग है, चौथा कारपोरेट मामलों की विंग है, सेक्शन है। तो वित्त मंत्रालय के लिए 4 आपको स्टेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ठीक। अगर 4 नहीं, मान लीजिए 4 डिवीजन है, 4 सेक्शन है, वित्त मंत्रालय को अगर 4 स्टेट मिनिस्टर नहीं मिले, मान लीजिए 2 ही मिले, 2 का मतलब जी और एच मिले, तो वैसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय में 4 अगर सेक्शन है, 4 डिवीजन है, 4 डिपार्टमेंट है, लेकिन वित्त मंत्रालय को केवल 2 ही स्टेट मिनिस्टर मिल रहे हैं, तो वैसी स्थिति में क्योंकि वित्त मंत्री जी और एच नामक के स्टेट मिनिस्टर को क्या करेगा?
जी और एच समझने में दिक्कत हो तो आप लोग नाम नोट कर लो, राम एंड मोहन। ये कौन है? राज्य मंत्री। तो राम और मोहन को वित्त मंत्रालय के जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, यह क्या करेंगे, इनको भविष्य के लिए ट्रेंड करेंगे। तो भविष्य के लिए ट्रेंड करने के लिए क्या है, चूंकि डिपार्टमेंट 4 है और 2 ही ये लोग हैं, तो उस स्थिति में इनके बीच वर्क का काम को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो निर्मला सीतारमण ये कर सकते हैं कि आर्थिक और व्यय मामले जो कि बजट तैयार करता है उसको वे राम को दे देंगे, ठीक है ना। इन दोनों डिपार्टमेंट का हेड राम को बना देंगे और फिर राजस्व और कारपोरेट मिनिस्ट्री, ठीक, राजस्व और कारपोरेट, तो इसका हेड वह मोहन को बना सकती है, मोहन को बना सकती है, ठीक। और ये राम और मोहन जो है अपने से कुछ काम नहीं करेंगे, अपने लेवल कोई डिसीजन नहीं लेंगे, वे अपनी रिपोर्टिंग किसको करेंगे, कैबिनेट मंत्री को, और कैबिनेट मंत्री के डायरेक्शन में ही वह डिसीजन लेंगे और काम करेंगे। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना है, जब ये लोग ट्रेंड हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, एक्सपीरियंस कुछ हो जाता है, तब इन्हीं स्टेट मिनिस्टर को प्रमोट करके क्या बनाया जाता है, इंडिपेंडेंट चार्ज, और फिर इनको प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। यहां तक क्लियर? क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? अब देखो आप लोग, डिप्टी मिनिस्टर किसको बनाया जाता है? डिप्टी मिनिस्टर भारत में बहुत ही कम बनाया जाता रहा। नेहरू जी के शासन ये में था, इंदिरा गांधी के समय में था, और एक लंबे अवधि से डिप्टी मिनिस्टर नहीं बनाया गया है, डिप्टी मिनिस्टर नहीं बनाया गया। जनरली डिप्टी मिनिस्टर भी वैसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो एक आध बार से सांसद बन रहा है, ठीक, क्योंकि आज का कोलिशन का दौर है, गठबंधन का दौर है, ठीक। हमारे जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाएं भी, अगर प्रधानमंत्री मजबूत नहीं है, लोकसभा से नहीं है, मजबूत नहीं है, प्रधानमंत्री को अपने पार्टी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो वैसी स्थिति में उनके खिलाफ असंतोष भड़क सकता है। उस असंतोष को दबाने के लिए ही, ठीक है ना, अगर प्रधानमंत्री कमजोर है, ठीक, तो उसके खिलाफ असंतोष भड़क सकता है। उस असंतोष को दबाने के लिए ही क्या किया सकता है कि डिप्टी मिनिस्टर के तौर पर किसी को अपॉइंट किया जा सकता है, यानी वैसे सांसद जो एक आध बार से चुन करा रहे हैं, लेस एक्सपीरियंस से, बिल्कुल अनुभव नहीं है, ठीक, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट को देखते हुए, राजनीतिक जरूरतों को देखते हुए, ठीक, वहां पर उप मंत्री बनाया जा सकता है, और उप मंत्री बनाकर इसको भी किसी मंत्रालय से, कैबिनेट मंत्रालय से अटैच कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा, संबद्ध कर दिया जाएगा। उप मंत्री बनाकर किसी न किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री से संबद्ध कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर? अब जिस भी मिनिस्ट्री से ऐड किया जाएगा, जिस भी मिनिस्ट्री से मान लीजिए अटैच किया जाएगा, क्लियर, अगर उसको मान लीजिए सोहन को ही है, सोहन को, ठीक, डिप्टी मिनिस्टर बनाकर वित्त मंत्रालय से अटैच कर दिया गया, वित्त मंत्रालय से अटैच कर दिया गया। अब सोहन को भी ट्रेनिंग कौन देगा? फाइनेंस मिनिस्टर देंगे, ठीक। तो सोहन से काम क्या लिया जाएगा? भाई ये जो फाइल है, ये नहीं है कि इनको एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, नहीं, अलग डिपार्टमेंट नहीं दिया जाएगा, इनसे काम हल्का फुल्का लिया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक मजबूरियों की वजह से इस पद पर अपॉइंटमेंट हुई है कि इनसे काम केवल यही लिया जाएगा कि वित्त मंत्री आदेश दे सकती हैं कि आप आर्थिक मामलों से संबंधित इस फाइल को मेरे पास लेकर आइए, या राम को कोई मैसेज कॉन्वे करना है तो इनके माध्यम से, सोहन के माध्यम से, जो उप मंत्री हैं, इनके माध्यम से राम को कोई मैसेज कॉन्वे किया जा सकता है, या मोहन को कोई मैसेज कॉन्वे किया जा सकता है। तो क्लियर हुआ? ये स्ट्रक्चर हो गया क्लियर। हमने टाइप ऑफ मिनिस्टर भी देख लिया,
अब आइए आप लोग तीसरे फैसेट की डिफरेंट बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट। क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या अंतर है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर डिफाइन करना होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद को अगर डिफाइन करना होगा तो देखिए कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, केवल आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 कहता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है ना? तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है कि पीएम प्लस ग्रुप ऑफ all ministers are called council of minister, council of minister। प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों के समूह को हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों के समूह को हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात किया जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन ऐड ऑन होगा, कौन कौन होगा, प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर प्लस इंडिपेंडेंट चार्ज, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज प्लस स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज प्लस स्टेट मिनिस्टर अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर प्लस डिप्टी मिनिस्टर। तो इन्हें हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। यानी प्रधानमंत्री से सभी मंत्रियों के समूह को हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। यानी इसमें प्रधानमंत्री तो होंगे ही क्योंकि इसका हेड होता है, प्लस कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, दोनों इंडिपेंडेंट चार्ज, और अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं वो, प्लस डिप्टी मिनिस्टर। इन सभी के समूह को हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। अब अगर कैबिनेट की बात किया जाए, कैबिनेट की अगर बात किया जाए, मंत्रिमंडल की अगर बात किया जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको डिफाइन करते हुए कह सकते हैं प्रधानमंत्री पीएम प्लस ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर आर कॉल्ड कैबिनेट। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों के समूह को हम लोग मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहते हैं। तो कैबिनेट में कौन शामिल होता है, केवल और केवल कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होता है, केवल कैबिनेट मंत्री, उसमें स्टेट मिनिस्टर शामिल नहीं होता है। यहां एक चीज और भी आपको ध्यान में रखना है कि कैबिनेट की अगर बात किया जाए, मंत्रिमंडल की बात किया जाए, तो हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट शब्द का चर्चा नहीं था। कैबिनेट शब्द का चर्चा नहीं था। यह कब अस्तित्व में आया है, तो यह अस्तित्व में आया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत यह अस्तित्व में आया है। यानी 44वां संविधान संशोधन विधेयक 1978 के दौरान यह अस्तित्व में आया है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 352
कि क्लॉज 1 में वहां पर कैबिनेट शब्द जोड़ा गया। एडेड कैबिनेट। हमेशा ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 352 के क्लॉज 1 में कैबिनेट शब्द जोड़ा गया। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मंत्रिमंडल शब्द कब अस्तित्व में आया है, तो 78 में अस्तित्व में आया है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। ठीक, कहां पर ऐड ऑन हुआ है? तो आर्टिकल 352 का क्लॉज 1 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो कि यह इमरजेंसी से संबंधित प्रावधान है। ठीक, यहां क्लियर? तो ये डिफरेंस हो गया। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अक्सर पेपर में आते रहता है कि आज कैबिनेट की डिसीजन हुई है, आज योगी कैबिनेट की मीटिंग आज इतने बजे है, मोदी कैबिनेट की मीटिंग आज शाम को 6 बजे है, मोदी कैबिनेट ने यह निर्णय लिया, योगी कैबिनेट ने यह निर्णय लिया, ममता बनर्जी की कैबिनेट ने यह निर्णय लिया, सुखिंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट ने यह निर्णय लिया, मोहन यादव की कैबिनेट ने यह निर्णय लिया। तो आखिर ये जो पेपर में अक्सर स्टेटमेंट आता है, फ्रेजेज जी का यूज करते हैं कि मोदी कैबिनेट ने यह निर्णय लिया या योगी कैबिनेट की आज मीटिंग इतने बजे है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी पॉलिसीज मेकिंग अगर बॉडी की बात किया जाए, ठीक, कैबिनेट जो होता है, मंत्रिमंडल जो होता है, वह कैबिनेट जो होता है वह पॉलिसीज मेकिंग बॉडी होती है। यानी देश को रेगुलेट करने के लिए, देश को ऑपरेट करने के लिए जो पॉलिसीज को बनाने को लेकर या उस पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर जो एपेक्स बॉडी है, जो सुपीरियर संस्था है, वह कैबिनेट है। कैबिनेट ही डिसीजन लेती है, मंत्रिमंडल ही डिसीजन लेता है कि देश को कैसे गवर्न करना है, किस प्रकार गवर्न करना है, देश के लिए कौन सी पॉलिसीज बनानी है, किस प्रकार पॉलिसीज बनानी है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, किस प्रकार इंप्लीमेंट करना है। ये सारी डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन होती है? कैबिनेट, नॉट ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमेशा कैबिनेट की मीटिंग होती है, जिसको प्रिजाइड्स कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्रिजाइड्स करते हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं, प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं, और उस मीटिंग में हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कैबिनेट की अगर मीटिंग बुलाई जाएगी, जब भी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाएगी, तो आप लोग को एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि उस मीटिंग में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री पार्टिसिपेट करेगा, कैबिनेट मंत्री केवल भाग लेगा। बाकी कोई भी मंत्री न तो इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर, न स्टेट मिनिस्टर, और डिप्टी मिनिस्टर की तो बात ही नहीं होता है, सवाल ही नहीं उठता है। तो जब भी कैबिनेट के, मान लीजिए कि आज अगर डिसीजन ये हो, पेपर में आए कि आज शाम को 6 बजे मोदी कैबिनेट की मीटिंग है, मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है शाम को 6 बजे, या मुख्यमंत्री योगी ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग शाम को 6 बजे बुलाई है, तो उस सिचुएशन में, उस मीटिंग में केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेगा, बाकी कोई भी मंत्री पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि डिसीजन मेकिंग सुपीरियर बॉडी है और उसमें वेल एक्सपीरियंस लोग का ही रहना जरूरी है, और कैबिनेट हम लोग जानते हैं कि यह वेल एक्सपीरियंस लोगों का एक ग्रुप है। ठीक, अब देखिए, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, ये भाग ले सकता है, ठीक है ना, लेकिन वही इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेगा। हमेशा एक ध्यान रखना है कि जो, यानी आज मीटिंग के एजेंडे में उसके मिनिस्ट्री का पर विचार करना है, यानी आज मीटिंग के एजेंडे में उसकी मिनिस्ट्री को शामिल किया गया है, यानी आज मीटिंग जो है, उस मीटिंग में उसके मिनिस्ट्री
पर चर्चा करनी है, उसकी मिनिस्ट्री के बारे में चर्चा करनी, डिस्कशन करना है। तो वैसी स्थिति में जब मीटिंग के एजेंडे में वो कंसर्न इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर का मिनिस्ट्री शामिल होगा, तो वैसी स्थिति में उस इंडिपेंडेंट चार्ज स्टेट मिनिस्टर को पीएमओ के तरफ से कॉल आएगा कि आज आपको मीटिंग में शाम को 6 बजे मीटिंग हो रही है, आपको अपीयर होना है। तो जब ऐसे इनविटेशन आएगा पीएमओ की तरफ से, तब जाकर वो स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज उस मीटिंग को अटेंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को। इंडिपेंडेंट चार्ज जो होते हैं वो भी कम से कम 10-15 लोगों को बनाया जाता है, तो सारे लोग भाग नहीं लेंगे। वही इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर अटेंड करेगा जिसके पास पीएमओ से कॉल आया है। और पीएमओ कब कॉल करेंगे? जब मीटिंग के एजेंडे में आज उसकी मिनिस्ट्री पर डिस्कशन और डिबेट करनी है। क्लियर? यहां पर बाकी कोई भी नहीं जाएगा। अब एक चीज आता है कि आर्टिकल 75 क्लॉज 3, 75 का क्लॉज 3 जो है, आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 जो होता है वह कहता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कलेक्टिव सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। ये सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? आर्टिकल 75 का 3 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लोकसभा के प्रति ही क्यों? तो हमेशा इसलिए लोकसभा के प्रति क्योंकि लोकसभा जो है भारत की जनता को रिप्रेजेंट करती है, पहला चीज। और लोकसभा में ही के पास इतनी पावर है कि वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को कभी भी पद छोड़ने के लिए कंपेल कर सकती है, कभी पद छोड़ने के लिए बाध्य कर सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके या मनी बिल को अप्रूव नहीं करके। मनी बिल को अप्रूव नहीं करके। इसी कारण से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत की जनता को रिप्रेजेंट कौन करता है? लोकसभा। तो हमारी गवर्नमेंट जो है पब्लिक ओरिएंटेड रहे, ठीक, पब्लिक सेंट्रिक रहे, जनता केंद्रित रहे। पब्लिक सेंट्रिक मतलब कि वह जनता के इंटरेस्ट में शासन करे, जनता के कल्याण के लिए शासन करे, ठीक। इसी कारण से उसको लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। क्लियर? अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या होता है? तो हमेशा अभी हमने देखा कि मीटिंग में डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है? कैबिनेट। देश को गवर्न करने के लिए जो भी डिसीजन होता है वह किसके द्वारा लिया जाता है? कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। तो वैसी सिचुएशन में कैबिनेट अगर कोई डिसीजन लेती है, कैबिनेट अगर कोई निर्णय लेती है, ठीक, तो उस डिसीजन का डिफेंड इन द हाउस और आउट द हाउस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे मेंबर को करना है, सारे मेंबर्स को करना है, भले उनकी वो मिनिस्ट्री से रिलेटेड मैटर हो या ना हो, डजंट मैटर। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है। उस डिसीजन का डिफेंड सबको करना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर मंत्री पद को होल्ड करते हुए, मंत्री पद पर रहते हुए वह इस कैबिनेट के डिसीजन का विरोध नहीं कर सकता है, वह उस डिसीजन को का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता है इन द हाउस और आउट ऑफ द हाउस। आउट द हाउस का मतलब क्या हो गया? पब्लिक फोरम पर या पार्लियामेंट के बाहर। सबको उस डिसीजन का डिफेंड करना हो, चाहे वो डिसीजन से आप एग्री कर रहे हो या एग्री नहीं करें। अगर एग्री आप नहीं कर रहे हैं तब भी आपको डिफेंड करना है। आप उसी एक स्थिति में उसका विरोध कर सकते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आप रिजाइन कर दें। आप रिजाइन कर ही आप उसका डिसीजन का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर जो होती है
वह किस प्रकार एक्ट करती है? एज ए टीम के रूप में। दे एक्ट एज ए टीम एंड ऑल्सो स्विम एंड सिंक टूगेदर। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है एक टीम के रूप में काम कार्य करते हुए वे एक साथ तैरते और डूबते हैं। ये हमेशा पॉपुलर कोटेशन है, इसी को लेकर क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो क्लियर हो गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस प्रकार, ठीक है ना, काम करती है। ठीक, वे एक टीम के रूप में काम करते हुए एक साथ तैरते और डूबते हैं। यहां क्लियर ना। एक चीज और भी आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रधानमंत्री के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री के रिगार्डिंग कोई खास और हमारे आर्टिकल में मेंशन नहीं किया गया। केवल ये कहता है कि प्रधानमंत्री जो होता है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड। लेकिन व्यवहारिकता के आधार पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग कभी भी नहीं होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कभी भी मीटिंग नहीं होती है, मीटिंग हमेशा कैबिनेट की होती है। और कैबिनेट की मीटिंग को प्रेजाइड कौन करता है? प्रधानमंत्री। क्योंकि आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ पीएम टू हेड। तो चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती नहीं है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो उस कैबिनेट की मीटिंग का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। वही प्रेजाइड्स करता है, बाकी कुछ भी नहीं। दरअसल कैबिनेट में जो प्रधानमंत्री होता है वह भी एक तरह से कैबिनेट मिनिस्टर ही होता है, ठीक है ना। कैबिनेट मिनिस्टर ही होता है, बस अंतर एक ये उनसे सीनियर होता है, वरिष्ठ होता है, एज ए कैप्टन होता है, टीम लीडर होता है। क्लियर। तो इसी कारण से प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट एमोंग इक्वल। प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट एमोंग इक्वल। प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होता है। यानी समकक्ष किसको माना गया है? कैबिनेट मिनिस्टर को। क्योंकि मीटिंग कैबिनेट की बुलाई जाती है, सभी सीनियर मोस्ट होते हैं और उस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। इसी कारण से हम लोग प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट एमोंग इक्वल्स। यानी प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होता है। क्लियर यहां पर? क्लियर। अब देखो आप लोग, एक मैंने क्वेश्चन शुरू में पूछा था, बोला था कि कैबिनेट इज ए व्हील विद इन ए व्हील। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो आप लोग यहां पर, ये जो हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एक व्हील हो गया। ये क्या हो गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, एक व्हील हो गया। और इसके भीतर, क्योंकि इसके भीतर ये जो हो गया कैबिनेट, कैबिनेट, ये कैबिनेट हो गया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे लोग आते हैं और कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री होता है। क्लियर। तो ये एक व्हील हो गया। ठीक, और कैबिनेट क्या हो गया? इस व्हील के भीतर एक दूसरा व्हील हो गया। ये एक व्हील हो गया और ये क्या हो गया? एक दूसरा व्हील। तो इसी कारण से कैबिनेट को क्या कहा जाता है? कैबिनेट इज ए व्हील विद इन व्हील। यानी मंत्रिमंडल जो है एक चक्र है, एक चक्र के भीतर, एक चक्र के भीतर एक चक्र है मंत्रिमंडल। एक पहिए के भीतर एक पहिया है मंत्रिमंडल। तो पहिया तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया और कैबिनेट क्या होगी? खुद ही पहिया है। तो इस बड़े पहिए के भीतर ये कैबिनेट रूपी छोटा पहिया है। क्लियर। अगर इस प्रश्न का आंसर लिखना होगा तो पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ मिनिस्टर के बारे में चर्चा करना होगा कि कितने प्रकार के मंत्री क्या होता है, फिर उसके बाद से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिस्क्राइब करना है और उसके बाद कैबिनेट को डिस्क्राइब करना है और फिर आपको मेंशन करना है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है। क्लियर। क्या होता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करनी है और उसके बाद ये दिखा देना है कि ये चक्र है और इस चक्र के भीतर चक्र। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
यानी मंत्रिमंडल का आकार कितना होना चाहिए? मंत्रिमंडल का आकार कितना होना चाहिए? मंत्रिमंडल का आकार कितना होना चाहिए? तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, पहले अगर 2003 के पहले तक बात किया जाए तो मंत्रिमंडल का साइज फिक्स नहीं था। मंत्रिमंडल का साइज फिक्स नहीं थे। ठीक, हम इंदिरा गांधी की बात करें 71 में जब इलेक्शन जीती थी, ठीक, तो उसमें उनकी कैबिनेट में 66 मेंबर थे, 66 मेंबर थे। लेकिन वहीं 1978 में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें उनकी कैबिनेट में 21 मेंबर थे। फिर 1996 की बात किया जाए या 1991 में किया जाए तो यहां पर कैबिनेट की संख्या ज्यादा बढ़ गई थी। और यही वो 90 का डिकेड है जहां से कोलेशन का दौर शुरू हुआ। और जब भी कोलेशन का दौर शुरू हुआ तो रीजनल नेशनल पार्टियां जो होती हैं वह सेंटर में कमजोर होते गई और रीजनल पार्टियां मजबूत होकर उभरी। और जब भी रीजनल पार्टियां मजबूत होकर उभरेंगी तो बार्गेनिंग पावर्स बढ़ेगा उनकी, और नेशनल इंटरेस्ट पीछे जाएगा और रीजनल इंटरेस्ट हावी होगा। रीजनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देने लगेगी, यानी रीजनल इंटरेस्ट जो है वह नेशनल इंटरेस्ट को ओवरराइड करने लगेंगे। तो इस सिचुएशन में बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है रीजनल पार्टियों की। और जब भी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है तो वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री कमजोर होता है और वह उनकी बार्गेनिंग पावर के दबाव में आकर उनकी हर मांग को स्वीकार करते हुए करने लगता है। और इस सिचुएशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज यानी मंत्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगती है। और जब भी मंत्री की संख्या में बढ़ोतरी होगी, मान लो कि कभी कभार 90 तक मंत्री बने, 100 मंत्री बने हैं, तो ये सारा बोझ किसके ऊपर आएगा? वो सारा बोझ हमारे और आपके ऊपर आएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2001 में कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए, 2001 में वाजपेयी जी की सरकार थी, 2000 में कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था, एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसे हम लोग संविधान समीक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, जिसमें 8 मेंबर थे। और इसी आयोग ने, संविधान समीक्षा आयोग ने ही 2002 में अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए, 2002 या 2003 में अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए यह रेकमेंड किया कि मंत्रिमंडल के साइज को फिक्स कर दिया जाए, मंत्रिमंडल के आकार को फिक्स कर देना चाहिए। तो उन्हीं के रिकमेंडेशन यानी संविधान समीक्षा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पार्लियामेंट ने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 पास किया गया। 2003 पास किया गया। 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 के माध्यम से मंत्रिपरिषद की साइज को फिक्स कर दिया गया। और इसके तहत क्या किया गया? यानी मंत्रिपरिषद का जो साइज होना चाहिए वह 15%, यानी लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यूनियन की बात किया जाए तो सेंटर की बात किया जाए तो लोकसभा, और स्टेट की बात किया जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या प्रोविजन किया गया? द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज नॉट एक्सीड देन द 15% of total strength of
लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडेड पीएम और सीएम। यानी यह फिक्स कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वह लोकसभा, अगर यूनियन की बात की जाए तो लोकसभा, और स्टेट की बात की जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल स्ट्रेंथ के 15% से 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, उसमें इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर और सीएम दोनों होने चाहिए। माने सेंटर की बात करें तो पीएम। तो अब यहां पर एक चीज आप लोग देखना कि ये प्रोविजंस हो गया। अब 91 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यूनियन के लेवल पर अगर बात किया जाए, संघ के लेवल पर बात किया जाए, तो कौन सा आर्टिकल ऐड ऑन किया गया? आर्टिकल नया जोड़ा गया। तो वहां पर हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? उसमें एड ऑन की अगर बात किया जाए, एड ऑन की बात किया जाए तो क्या ऐड किया गया? 8, यानी आर्टिकल 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज 8, सब क्लॉज 8 ये ऐड किया गया। क्लियर? और अगर स्टेट की बात किया जाए, स्टेट की बात किया जाए तो आर्टिकल 164 क्लॉज 1, तो यहां पर क्या हो गया? ए ऐड किया गया। तो आर्टिकल 164 क्लॉज 8 सब क्लॉज 8। यूटी की बात की अगर करेंगे हम लोग, यूटी में दिल्ली के लिए अगर बात करेंगे तो आपको हमेशा देंगे दिल्ली में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 239 ए क्लॉज 5। यहां पर ऐड करके क्या किया गया? 239 ए क्लॉज 5 सब क्लॉज 8 दिल्ली के लिए भी। क्लियर? 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब अगर हम लोग देखें कि अगर इस यूनियन के लेवल पर हम लोग बात करें, संघ के लेवल पर मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ यानी 15% होना चाहिए ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का टोटल कितना स्ट्रेंथ है? 543 गुना मल्टीप्लाई तो 81 होंगे। 81 अगर बात की जाए मोदी सरकार में भी कितने मंत्री हैं तो 81 इंक्लूडेड पीएम, प्रधानमंत्री सहित इंक्लूडेड पीएम। और मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम का मेंशन नहीं किया गया। अब स्टेट की अगर बात किया जाए, स्टेट की बात किया जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, स्टेट में अगर बात करेंगे हम लोग मैक्सिमम, यहां भी अगर मैक्सिमम किया जाए तो 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। अगर हम योगी सरकार की बात करें कि योगी कैबिनेट में कितने मंत्री हैं, तो आप देखिए योगी विधानसभा में कितने मंत्री हैं, विधानसभा के टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 403।
मल्टीप्लाई 15, 60 इंक्लूडेड सीएम, इंक्लूडेड सीएम 60 मंत्री होंगे मुख्यमंत्री सहित, मतलब सीएम प्लस 59 मंत्री मिनिस्टर, और यहां पे 81 है तो पीएम प्लस 80 मिनिस्टर, पीएम प्लस 80 मिनिस्टर। क्लियर? मिनिमम की आइए बात करते हैं, मिनिमम कितने होंगे? तो हमेशा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही मिनिमम अगर मंत्रियों की संख्या बात करेंगे तो हमेशा 12 होने चाहिए, 12 से कम नहीं होना चाहिए, 12 से कम नहीं होना चाहिए, 12 से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए जस्ट एग्जांपल्स गोवा, ठीक, गोवा में विधानसभा की टोटल कितनी सीट है? 40 सीट है। तो इस हिसाब से 91 का अगर ये इंप्लीमेंट करें 15% तो कितने होंगे? 6 मंत्री, यानी 6 मंत्री, एक चीफ मिनिस्टर प्लस 5 मंत्री। तो ये जस्टिफाई नहीं है, चाहे स्टेट बड़ा हो या छोटा हो। विभाग तो, मंत्रालय तो सभी स्टेट में करीब करीब बराबर है। अगर हम यूपी की बात करें तो जैसे यूपी में अगर रोड मंत्रालय है, रोड डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, ठीक। तो क्या गोवा में फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है? गोवा में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं है? गोवा में होम डिपार्टमेंट नहीं है? गोवा में एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है? है। यूपी जैसा वहां भी है, बस अंतर क्या है कि यूपी में जो डिपार्टमेंट है उसका एरिया बहुत बड़ा है, जबकि गोवा छोटा स्टेट है तो वहां का डिपार्टमेंट जो होगा वह साइज वाइज छोटा होगा, लेकिन डिपार्टमेंट तो होंगे ही। क्लियर? डिपार्टमेंट तो होंगे ही। तो इस स्थिति में 5 आदमी कैसे गोवा को संभाल सकता है? इसीलिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं छोटे छोटे स्टेट को ध्यान में रखते हुए, जहां पर विधानसभा में विधानसभा के स्ट्रेंथ कम है, उन्हीं के लिए मिनिमम जो है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज को मिनिमम जो है वह फिक्स कर दिया कि 12 से कम नहीं होने चाहिए। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 32 है, तो बताइए 32 का कितना हो जाएगा? इसी कारण से मिनिमम 12 स्टेट में। सेंटर के लेवल पर मिनिमम को डिफाइन नहीं किया गया, वहां पर मिनिमम नहीं रखा गया, लेकिन स्टेट में 12 हमेशा ध्यान रखिएगा मिनिमम। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि दिल्ली में 10% होना चाहिए, 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 10% होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल स्ट्रेंथ का 10%। तो दिल्ली में कितना हो गए मंत्री? दिल्ली में विधानसभा की सीट कितनी है? 70। तो दिल्ली में मैक्सिमम कितने मंत्री होंगे? 7, इंक्लूडेड सीएम, यानी वहां पर क्या स्ट्रक्चर होगा? सीएम प्लस 6 मंत्री मिनिस्टर, 6 मंत्री। क्लियर? जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग भी वही 10% अप्लीकेबल होगा। जम्मू कश्मीर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो वहां भी जम्मू कश्मीर विधानसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 10% अप्लीकेबल होगा, यानी वहां भी मंत्री जो होंगे विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 10% मंत्री होंगे। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक, पूरा कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए, थैंक यू।